इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने ने गिरदारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाए आपके बीच में एक विषय जो परिस्थिति मौसम के हिसाब से बहुत आवश्यक होता है, ताकि जो किसान साथी है उस समय की किसी फसल या पशु पेड़ पौधे के बारे में जो भी उनकी समस्या हो, सीधे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके उस समस्या का समाधान पा सकें। तो इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय रहेगा आलू और अन्य जल वाली सब्जियों की बिजाई। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार, जो उप मंडल कृषि अधिकारी हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। बात आएगी फोन की, तो फोन नंबर वही है जो आप हर बार प्रयोग करते हैं, वो है 01744 221 322। जो साथी मोबाइल से या कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक है। नंबर को फिर बता दूं, 221 322। और साथियों से प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य फोन करने का प्रयास न करें। तो ज्यादा समय न लेके ले चलते हैं आपको सीधे स्टूडियो में। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज के फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है आलू व अन्य जड़ वाली सब्जियों की बिजाई, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी, उप मंडल कृषि अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई। और डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि धीरे धीरे खरीफ की फसलें कटाई की तरफ चल रही हैं जी, खेत खाली होने लग रहे हैं, और किसान भाई जो हैं रबी मौसम की फसलों की तैयारी में भी साथ साथ लग रहे हैं जी। तो ऐसे में एक अहम सब्जियों की तरफ ध्यान जावा है, वो है जड़ वाली सब्जियां जी, और उससे सबसे अहम सब्जी है आलू जी। तो इन दिनों में आलू की बिजाई के लिए, काश्त के लिए किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके किस मिट्टी में जो है, कैसे खेत में या जमीन में का चुनाव करें किसान भाई कि अच्छी पैदावार आलू की अपने खेतों से ले सकें। जी, मेरे सभी किसान साथियों को नमस्कार। और जैसा भाई वीरेंद्र ने अभी बताया कि हम खरीफ के सीज़न से लगभग अब कुछ दिनों में फारिग हो जाएंगे, और बहुत सारे किसानों की अब ज़मीनें भी खाली हो जाएंगी। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि खरीफ सीज़न के बाद, क्योंकि एक जो हमारी विंडो है, जो किसान भाई छोटी अवधि वाली किस्में धान की पैदा करते हैं, तो उनके पास एक विंडो बच जाती है, जिस विंडो के दौरान वो सब्जियां भी अपने खेतों में काश्त कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है और जिस क्षेत्र से हम संबंधित है, उस क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल हमारे किसान भाई काश्त करते हैं, वो है आलू की फसल जी। जहाँ तक आलू के बारे में है, तो आलू एक ऐसी फसल है जो धान और गेहूं के बाद सबसे अधिक विश्व भर में पैदा की जाती है।
अगर मैं भारत की बात करूं, अगर मैं चीन की बात करूं, तो सबसे अधिक आलू इन 2 देशों में बोया जाता है जी। और ये विश्व भर में हमारे हजारों सैकड़ों हमारे लोगों का एक मुख्य खाद्य भोजन भी है ये। और मुख्य खाद्य भोजन इसलिए है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे आपका विटामिन सी है, पोटाशियम है, B6 है, और साथ साथ इसमें आयरन भी पाया जाता है। और जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 50 मिलियन टन आलू प्रति वर्ष पैदा किया जाता है। यानी कि अगर मैं टोटल वर्ल्ड की प्रोडक्शन की बात करूं तो हिंदुस्तान जो है। डॉक्टर साहब जी। चर्चा जारी रहेगी, एक जी। फोन कॉल। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? सतीश कुमार, सतीश कुमार जी, कहाँ से? जरबड़ी गाँव। जिरबड़ी से। सतीश कुमार जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये आलू की सबसे कम दिन वैरायटी कौन सी है जी? अच्छा, डॉक्टर साहब सतीश कुमार जी जिरबड़ी से जानना चाह रहे हैं कि आलू की सतीश सबसे कुमार कम जी, वैरायटी मैं की किस्म अभी कम समय में। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी इन चीज़ों का जिक्र करता, लेकिन जितनी भी हमारे पास किस्में हैं, चाहे वो कुफरी अलंकार है, कुफरी आनंद है, कुफरी अशोका है, कुफरी बादशाह है, कुफरी बहार है, लालिमा है, चिपसुन्ना 1 और 2 हैं, अपना ये कुफरी सिंदूरी है, ये पुखराज है, चंद्रमुखी है, मलार है, ये सभी किस्में जो है हमारी 75, 80 और 100 दिन के लगभग टोटल अपना समय लेती हैं। तो इनमें से सबसे जो कम उम्र अवधि की जो हमारी किस्म है वो कुफरी अलंकार, आनंद और अशोक का किस्में हैं, जिसको लगभग वो 80 दिन में हमारी पक के तैयार हो जाए। यानी किसान भाई ये जानना चाह रहे होंगे डॉक्टर साहब कि इसको लगा कम करके से कम अवधि में लगाएं और उसके बाद गेहूं की फसल उसके लें। बाद गेहूं की फसल 75 किस्म कोई भी गेहूं की ली जा हाँ, सकती है। तो उसके लिए गेहूं भी बोई जा सकती है, लेकिन अगर उसको पकाते हैं, हम उसको पक्का आलू निकालते हैं, तो वहां हम सूरजमुखी की या मक्की का सूरजमुखी कर सकते हैं जी। उसमें कोई ना कोई उस समय की फसल जो है वो ली जा सके। तो लगभग जितनी भी किस्में हमारी कुफरी के नाम से हैं, चाहे कोई भी किस्म है, वो लगभग सभी की अवधि जो है वो 75 से 100 दिन के आसपास की है। 75 से जी। हेलो जी। हेलो। कंपोस्ट खाद दे रखा है जी, क्या ये DAP के साथ मिला के गिराया जा सकता है, अलग गिराना पड़ेगा जी? नहीं, कंपोस्ट खाद को आप शुरुआत में जब डालते हो ना तो इसको केमिकल से अलग रखो आप लोग, क्योंकि कंपोस्ट में क्या है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं। अगर जीवाणु को आप किसी केमिकल के साथ मिला के डालोगे तो उनकी जीवाणु की सेहत के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, वो मर भी सकते हैं वहां, तो वो वेस्ट हो जाएगा आपका वो। तो फिर दूसरा खाद कितने दिन के बाद गिराना पड़ेगा इसमें? दूसरा खाद कौन सा खाद डालना चाहते हो आप? जैसे यूरिया या DAP जो भी है। DAP की जहां तक बात है तो DAP तो आप बेसल डोज में डालो, जब बिजाई करोगे तभी डालोगे उसके अंदर आप खेत में तैयारी के दौरान। कंपोस्ट को आप अब जैसे आपने खेत की एक बार रोनी करनी है, मान लो रोनी करेंगे धान के काटने के बाद एक बार उसको खेत तैयारी से पहले, तो उसमें उसको पहले डाल दीजिए खेत में, फिर उसको उसकी रोनी कर दीजिए। रोनी करने के बाद जब वो बत्तर आ जाए तो उसको बहा के उसके बाद फिर उसमें आलू लगाया जा सकता है। अच्छा, रोनी मतलब पानी देना? जी, प्लेवा जी, करेंगे प्लेवा आप करेंगे जब प्लेवा करेंगे ठीक है जी। जैसे खेत की जुताई कर लिया आपने, पहले जो खेत है धान उठाई है, फाने खड़े हैं, आपने वो बाणे हैं, पहाड़ियां दूर कर दोगे आप, उसमें आप जो है कंपोस्ट खाद का छिड़का दे दो, उसमें मिक्स कर सकते वो उसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लेवा कर दो, और प्लेवा करने के बाद जो है जब वो बतर आ जाएगा, आप खेत की तैयारी करोगे आलू बोने के लिए, उस दौरान डॉक्टर साहब DAP दे सकते हैं, DAP डाल सकते तो उस दौरान। धन्यवाद। तो इस तरह से डॉक्टर साहब एक अच्छा प्रश्न रहा सतीश कुमार जी की तरफ से कि भाई किस तरह से कौन सी किस्में चाहिए, और खास करके एक तरह से वो कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करें। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये, क्योंकि ये प्रश्न हमारे बहुत जगह से आता है, और इस प्रश्न में किसान भाई हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और उस कंफ्यूजन की वजह से जो दोनों प्रकार के जो खाद हैं, जैसे वो कंपोस्ट खाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों का रूप देखें तो जो कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल है, क्या ये प्राकृतिक कृषि की तरफ बढ़ता कदम नहीं है? नहीं, प्राकृतिक कृषि का क्योंकि विषय आज हमारा प्राकृतिक कृषि का नहीं है, पर प्राकृतिक कृषि का विषय जो है बहुत एक बड़ा विषय है, और उसके हम कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे प्राकृतिक कृषि की, क्योंकि कंपोस्ट खाद जो है वो एक उस प्राकृतिक कृषि का एक छोटा सा हिस्सा है, उस छोटा सा हिस्सा है उस प्रक्रिया का। हाँ, प्राकृतिक कृषि का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, और उसमें एक छोटा सा उसका हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है।
तो उसमें अगर कंपोस्ट खाद को हम प्राकृतिक कृषि मान की ओर बढ़ता हुआ कदम मान ले तो वो गलत होगा। अच्छा। क्योंकि प्राकृतिक कृषि एक पूरा पैकेज है, उस जी। पैकेज में एक छोटा क्योंकि सा आप इस क्षेत्र से जुड़े रहे जी। हैं और संयोजक के रूप में आप प्राकृतिक कृषि केंद्र जो जी। क्षेत्र में है उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। जी, जी, और जी। उस पे बहुत ज्यादा विस्तृत काम जो है जी। हमारी सरकार जो है कर रही है उसके जी, ऊपर, जी। और किसानों का ध्यान भी अग्रसर कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपके पास बहुत से किसान आते भी होंगे इस बारे में हाँ, जानकारी लेने। मैं प्राकृतिक खेती की जहाँ तक आपने जैसे बात की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत विस्तृत एक सब्जेक्ट है और बहुत लंबा चौड़ा विषय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आचार्य देवव्रत जी जो हमारे महामहिम गुजरात जी। के राज्यपाल हैं, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार प्राकृतिक खेती की जो एक मुहिम है देश भर में अभी जारी हो चुकी है। और क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती की इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ और आजकल प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण जो हमारा सेंटर है उस पर मैं कार्यरत हूँ, और उसके बारे में बताना चाहूँगा आपको मैं। डॉक्टर साहब चर्चा जी। जारी रहेगी। जी। एक फोन कॉल। हेलो, हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका नाम? रामचंद्र है मेरा नाम जी, रायपुर से बोल रहे हैं। रामचंद्र जी, रायपुर रोडान से आपका स्वागत है। रामचंद्र जी, फसल उठा ली आपने, जीरी वगैरह उठा ली? रह रही है थोड़ी, वो गाजर बोनी गया ना आधा किलो। अच्छा, गाजर बोना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब रामचंद्र जी हैं रायपुर रोडान से, तो जड़ वाली सब्जियों में गाजर की काश्त करना चाह रहे हैं। तो वैसे तो रामचंद्र जी खेत खाली हो रहे हैं, सब्जी वाली कोई भी फसल आप उसमें ले सकें इन दिनों में, मूली, गाजर, शलगम वगैरह। पर मुख्य हमारा आज का विषय है कि आलू के बारे में। बीज बता दो कौन सा बढ़िया है गाजर? इसमें आपका जो गाजर की जो फसल लेना चाहते हो आप, सही समय है गाजर की बिजाई का ये। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि आप जो भी आपके क्षेत्र के अंदर प्रचलित जो किस्म लगाई जाती है उस किस्म का आप चुनाव करें। क्योंकि जितने भी जड़ वाली फसलें हैं हमारी, उन फसलों के अंदर मिट्टी की जो टाइप है, मिट्टी का जो प्रकार है वो भिन्न भिन्न है। क्योंकि जिला कुरुक्षेत्र जो है उसमें डिफरेंट टाइप की हमारी टोपोग्राफी है और डिफरेंट टाइप की ज़मीनें हैं। अगर मैं इस्माइलाबाद सड़ की बात करूं तो वहाँ ज़मीन की कुछ दशा अलग है। अगर आपकी मैं बात करूं थानेसर की तो उसमें दशा अलग है, शाहबाद की अलग है, लाडवा की अलग है, बबैंड की अलग है। तो मैं आपको यहाँ से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसी आपकी ज़मीन है उस क्षेत्र में जिस प्रकार की किस्मों की बिजाई की जाती है, कंसर्न किस्मों की, स्थानीय किस्मों की आप वहाँ बिजाई करें। और साथ साथ जो आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उद्यान विभाग जो है, आप उनके अधिकारी से मिलकर वहां से भी आप उस वैरायटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है सर जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जिस प्रकार से सब्जियों की काश्त की, खास करके आलू की काश्त की, तो इसका मतलब किसान भाई ये ना सोचे कि गेहूं और धान ही प्राकृतिक खेती में उसका सब्जियों की भी खेती हो सकती है। तो जब आलू की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कैसा मौसम और तापमान की जरूरत है? वीरेंद्र भाई, आप जैसे प्राकृतिक खेती को बार बार जैसे चर्चा में लेके आ रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक दिन आप किसी भी दिन इस प्राकृतिक खेती विषय को लेकर भी कार्यक्रम का आयोजन करें। तो क्योंकि आज आलू की बात है तो प्रकृति में सब चीजें संभव हैं। प्राकृतिक खेती में ये नहीं कि प्राकृतिक खेती में सिर्फ धान गेहूं ही धान गेहूं करें, हर तरह की खेती में प्रकृति ने एक समस्त एक यहाँ हमारी धरती के ऊपर इंतजाम किया है कि हर कोई वनस्पति यहाँ पैदा की जा सकती है प्राकृतिक रूप से। क्योंकि इंसान ने तो सिर्फ उनको नाम दिया है कि ये गन्ना है, लेकिन बनाया प्रकृति ने, ये गेहूं है बनाया प्रकृति ने, ये चुनाव मनुष्य ने किया है, सिर्फ चुनाव मनुष्य ने किया है। अदरवाइज ये जो चीजें बनाई है प्रकृति ने बनाई है, और इसमें प्रकृति में हर चीज संभव है। तो जहां तक आलू की जहां तक बात है, मैं बता रहा था कि आलू जो हमारे विश्व भर में सबसे अधिक खाया जाने वाला हमारा एक खाद्य पदार्थ है जी। और हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो 51 मिलियन टन आलू हमारा देश पैदा करता है, जो कि विश्व भर में होने वाली टोटल पैदावार का 17 से 18% है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तवज्जो से आलू की हम पैदावार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। जी। हेलो। हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, गांव का नाम? सारसा से। बलदेव जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। मैं तो जी किला तैयार कर रहा पूछ रहा था भाई आलू में कौन सी लाल में ठीक रहा है, आगरा में ठीक रहा है, कौन ये दूसरा है? बलदेव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा रेडियो बंद करें और थोड़ा सा जरा हाँ रेडियो बंद करें और उससे हट के थोड़ा सा बात करें। आपके पास एक किला है, क्या तैयार कर रखा है, क्या बोना चाह रहे हैं? मैं आलू लगाना आलू लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि किस्म कौन सी लगाएं? कौन सी किस्म लगाए? एक किला किसान भाई के पास है तैयार। आपके पास अभी फिलहाल कौन सी किस्म अवेलेबल है?
मेरे पास तो बीज कौन मोल है। मोल लेना मोल है लेना आपको। तो मैंने अभी इस कार्यक्रम में पहले ही बताई हैं, हमारी 8-10 वैरायटीज़ हैं जिसकी मैं चर्चा भी कर चुका हूँ, और वो सभी किस्में जो हैं हमारी 75 से 100 दिन में पक जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। उसमें से हमारे पास कुफरी अलंकार है, कुफरी आनंद है, कुफरी अशोका है, कुफरी बादशाह है, कुफरी बहार है, कुफरी लालिमा है, कुफरी ज्योति है, चंद्रमुखी है, पुखराज है। ये सभी किस्में जो हैं बहुत ही बढ़िया किस्में हैं। इनकी आप आजकल के दिनों में जब हमारा तापमान, औसत तापमान 21 से 25 डिग्री के बीच में होता है, आप उसकी बिजाई कर सकते हैं। अच्छा, एक आप पानी की बात कर रहे हैं, जो ये पानी इस टाइम खेत काट लिया, बांध भरा क्या मतलब? हाँ जी, अब आपका खेत तैयार है। हाँ हाँ, तो आपको मतलब सिर्फ- प्रयोग नहीं आपको- करेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपके खेत में अगर मॉइस्चर नहीं है तो आलू के अंदर तो हम जैसे चरे बनाने के बाद आलू की प्लांटिंग करने के बाद उसमें बाद में भी हम चरों में पानी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, लगाने के बाद भी हम आप अच्छे से खेत तैयार करें, चाहे आप वो चाहे वो प्रेवे की जरूरत हाँ, नहीं है उसमें, और उसके बाद जब लगा लोगे चरों के अंदर पानी दे, पर ये ध्यान रखना चरें सारी ना डूबें। हाँ, लेकिन इसमें जो प्रश्न आपने पूछा था कि हम पानी लगाना आवश्यक है या नहीं है, वो मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि जब आपके खेत में जो फाने अब खड़े हुए हैं, जो अवशेष जो धान के खड़े हुए हैं, वो ताकि एक बार पानी लगाने से तो ताकि वो गलना आरंभ हो जाएं, और आपके क्षेत्र में उन फानों की वजह से जो एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जब वो बढ़ जाए, आपकी खेती की ताकत बढ़ जाए। वो अच्छे से मेरा बढ़ भाव जाए। कहने का आपको ये था ताकि आपके जो फाने फड़े हुए हैं खेत के अंदर धान के उपरांत, वो उस पानी में गल जाएं, और साथ में जब आप उस खेत को तैयार करो तो सारे कट के उसके अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं आलू की बिजाई पे, तो आलू की बिजाई में डॉक्टर साहब तापमान का बड़ी अहम भूमिका है। बिल्कुल जी, और मौसम की कह लें उसमें। जी बिल्कुल। तो आजकल का तापमान क्या इसके अनुकूल है बिजाई के आलू के? देखिए, मैंने या आपको कितना चाहिए? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आजकल का हमारा तापमान जो है लगभग 26 डिग्री के आसपास, 26-27 डिग्री के आसपास औसत चला हुआ है। यानी दिन का हमारा लगभग उतार चढ़ाव में 35 डिग्री है, रात का हमारा लगभग 20 डिग्री के आसपास, तो 26 डिग्री के आसपास हमारा एवरेज है। लगभग आलू की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम आने वाला है, क्योंकि मतलब तैयारी शुरू कर आलू दें। की बिजाई के लिए लगभग 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का तापमान जो है वो हमारा, जब हम बिजाई करते हैं हमें उस समय औसत तापमान की आवश्यकता होती है। और अगर उसका क्योंकि ये तापमान जो है, जब हमारा पौधा जर्मिनेट होगा, आलू के जब जमाव पैदा होगा, तो जो उसकी वनस्पतिक वृद्धि होती है उसके लिए भी ये तापमान बहुत अनुकूल है। और वो चाहिए भी पौधे को, ताकि उसकी वनस्पतिक वृद्धि जो ऊपर जो पौधा तभी जड़ों में ग्रंथियां बढ़ेंगी। हाँ, तभी वो भोजन वहां से ग्रहण करेगा, और तभी उस रूट्स को वो भोजन विकसित कराएगा, और तभी वो रूट्स हमारी बड़ी हो पाएगी। इसलिए 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का तापमान हमारा वो बहुत ही अनुकूल माना जाता है आलू की बिजाई के लिए। तो डॉक्टर साहब, जमीन की, जैसे आपने एक प्रश्न पहले मेरे से पूछा था कि कैसी जमीन की आवश्यकता इसमें होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें लगभग सभी प्रकार की भूमि में इस आलू को हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन अच्छी जमीनें कौन सी होती हैं? दोमट मिट्टी, जिसके अंदर सैंड की मात्रा ज़्यादा, भुरभुरी रेतीली मिट्टी हो, जिसमें हमारा जो अगर, और खेत भी ऐसा होना चाहिए जहां अगर मान लो पानी आ जाए तो पानी फौरन निकल भी अच्छे जाए। जल निकास वाली जमीन भी चाहिए। हैवी जो सोयल्स हैं डाकर खेत में, हाँ, डाकर खेत में हम आलू रिकमेंड नहीं करते हैं। और जहां ऑर्गेनिक मैटर, जो जैविक कार्बन हमारे खेत का होता है, जहां जैविक कार्बन बहुत कम हो, हम कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार वहां भी हमें आलू की पैदावार नहीं करनी चाहिए। ताकि, और इसमें एक बात और भी है, उस जमीन को आप चुनाव कीजिए जिसमें हवा और पानी का प्रॉपर संचार हो, सही, ताकि पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छी प्रकार से विकसित हो जाएं, और वहाँ ट्यूबर अच्छा बैठे और उससे हम अच्छा उत्पादन ले पाएं। जी, तो डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। फोन कॉल। जी, हेलो। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, आपका नाम? रामपाल है जी, शामगढ़ से। रामपाल जी, शामगढ़ से। रामपाल जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। हाँ जी, रामपाल जी, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न ये था जी, हम जो पेपर में पढ़े हैं 3-in-1 का, जो आलू, शिमला मिर्च भी और टमाटर भी, अच्छा, बेल के ऊपर ये इतनी बड़ी रिसर्च हो गई है, ये कितनी सच्चाई है ये? अब रिसर्च जैसे आप पूछ रहे हो कि जिस प्रकार की रिसर्च, जब तक रिसर्च हमारे पास वैज्ञानिक से, जब तक कृषि
विभाग के पास या हॉर्टिकल्चर विभाग के पास जब तक फील्ड लेवल पर नहीं आती तब तक हम उसको ऑथेंटिक नहीं मानते। हाँ, उसके कुछ पेपर पब्लिश जरूर होते हैं, कुछ अखबारों में उसकी इस प्रकार की बातें आती हैं, लेकिन मैं उसी तकनीक को तभी कामयाब समझ सकता हूँ जब वो किसान की खेती पे आके वो तकनीक हमारी कामयाब हो जाए। मैं उसके बारे में भी आपको सुझाव देना चाहूंगा। आप जब तक उस तकनीक के बारे में पूर्ण रूप से आप उसके लिए जांच के परख के जब तक आप एश्योर नहीं हो जाते तब तक उस तकनीक को आप मत अपनाएं। या कृषि विभाग उसके या जो भी आपके एक्सपर्ट्स जो आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं या जहां इस प्रकार की चीजों को बताया जाता है, या जो हमारे एक्सेलेंसी सेंटर हैं हमारे, जैसे घरौंडा में है हमारा, करनाल में है हमारा, इसमें जो अपना एक ये है अपना लाडवा में है, तो यहाँ उनके अधिकारियों से आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, उन तकनीकों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही अपने खेतों पर इसको लागू करें। अभी सरकार के मामले में ये पूर्णतः विश्वास नहीं है बात की। अभी जो है इसके अंडर ट्रायल्स हैं, कुछ सफलता प्राप्त की गई है, लेकिन उसको फार्मर फील्ड पर चेक करना भी बाकी है। अभी व्यावसायिक तौर पे उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अभी शामिल हम उसमें अभी समय लगेगा। तो डॉक्टर साहब हम आलू की बात कर रहे हैं जड़वाड़ी से, तो आलू की जब किस्मों की हमने बात करी तो उसके साथ साथ उसकी बीज की मात्रा या उपचार कैसे करें? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितनी मात्रा? जो तापमान जो चला हुआ था, तापमान के बारे में एक छोटी सी एक बात और बताना चाह रहा था। आप जैसे मैंने बताया कि 22 से 24 डिग्री का तापमान हमें जिसमें बिजाई करते हैं उसमें आवश्यक होता है, लेकिन जब उस आलू के जमाव के बाद उसके अंदर ट्यूबर की फॉर्मेशन होती है, जब आलू नीचे बैठना आरंभ होता है, तब हमें लगभग 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और कम चाहिए, और कम तापमान चाहिए। और साथ साथ हमें एक सनशाइनिंग समय की भी आवश्यकता होती है। चमक धूप, दिन में चमकदार धूप अगर उस पौधे के ऊपर डलेगी तो उतना ही वो अपने क्लोरोफिल के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से उतना ही ग्लूकोज अपने अंदर बनाएगा और उतना ही हमारे ट्यूबर को सप्लाई करेगा, उससे हमारे ट्यूबर का साइज बढ़ेगा। तो इसलिए एक सनशाइनिंग का भी हमारा एक लंबा दौर आलू की फसल के लिए चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि अगर सनशाइन नहीं होता है और बादल वाई चलती है तो वहाँ हमारी आलू की फसल के ऊपर कई बार बीमारियों का प्रकोप भी हो जाता है, दाब सी भी महसूस दबाव सा महसूस। तो इसलिए सनशाइनिंग भी बहुत आवश्यक है और लो तापमान भी बहुत आवश्यक, कम तापमान भी बहुत। तो आपने पूछा कि बीज की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है। बीज के लिए जैसे मैंने किस्मों के बारे में आपको बताया, अब इसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो चरे आप निकालते हो, जो रिजेस आप जो खेत में बनाते हो, उन रिजेस की दूरी कितनी होनी चाहिए आपस में। तो जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 20 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी। तो उसके लिए अगर हम इस प्रकार का कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमें 600 से 800 किलो आलू की आवश्यकता होती है। 600 से 800 किलो प्रति एकड़ आलू की, यानी कि 6 क्विंटल से लेकर 8 क्विंटल तक की। जब हम 60 सेंटीमीटर फासला लेके चलेंगे, लाइन से लाइन की दूरी और प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हैं, तो लगभग 600 से 800 किलो आलू के बीज की हमें आवश्यकता होती है। उसके लिए जो आलू के बीज का जो साइज होना चाहिए वो साइज लगभग होना चाहिए 40 से 50 ग्राम के बीज का। 40 से 50। अगर आपका छोटा आलू आप लगाते हो तो उस छोटे आलू के अंदर तापमान की जो एक अंतर रहता है बीच में, तापमान उतार चढ़ाव जो रहता है, उसकी वजह से कई बार उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाती है और वो फट सकता है, तो वहाँ आपका पौधा नहीं निकल पाएगा। और दूसरी बात, कई बार आलू के अंदर बीज की मात्रा का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अगर प्लांट पॉपुलेशन आपकी अगर बीज की मात्रा की वजह से बीज की मात्रा अगर कम रखते हैं या बीज पटाखा मार जाता है आपका और प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो वहाँ हमारे आलू की पैदावार के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ने की बहुत भारी संभावना हो जाती है। तो इसलिए बीज की मात्रा का हमें जो ध्यान रखना है वो बहुत उचित तरीके से रखना है और उचित मात्रा में ही हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि हम उस खेत से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, कई बार बड़े आकार का आलू हो तो किसान भाई काट के लगाते हैं, क्या ये सही है? काटना बिल्कुल सही है, लेकिन जो काटा हुआ हिस्सा जो है उस हिस्से को नीचे की तरफ रखना चाहिए। अच्छा, ये भी ध्यान रखें। यूं नीचे तरफ भी आया डाल दिया खेत नहीं, जैसे मैंने बताया कि आलू का जो साइज है 40 से 50 ग्राम के बीच होना चाहिए। अगर आलू बड़ा है आपका तो दो हिस्से में काट, तो दोनों हिस्सों में ये बात रखें, आंख होना बहुत आवश्यक है।
और इसमें किसी दवाई से उपचारित भी करें इसको? यस, बीज का उपचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे बार बार मेरे मन में जो बातें जो हैं कि प्राकृतिक खेती में जिन चीज़ों की हम चर्चा करते हैं, क्यों ना मैं इस मंच के माध्यम से उनको बताऊं। लेकिन अभी तक क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस नहीं है नेचुरल फार्मिंग की, तो मैं आज उस चीज़ की चर्चा नहीं करूँगा। जिस दिन आगे कोई ऐसा प्रोग्राम होगा इस विषय को उस दिन चर्चा में लेके आएंगे। तो उपचार हमें किस चीज़ से करना चाहिए? उपचार, पहली बात तो अगर आपके पास आपका बीज रखा हुआ है वीरेंद्र भाई जी, तो उस बीज को जैसे आपने स्टोर में रखा हुआ है, तो उस बीज को 4-5 दिन पहले आप उसको बाहर निकाल लें। उसकी जो डोरमेंसी पीरियड जो होता है, क्योंकि जो बीज जब हम स्टोर में रखते हैं अपना, तो वो बीज सुप्त अवस्था में चला जाता है। वो बहुत कम तापमान पे रहता है, तो सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो उसकी डोरमेंसी को तोड़ना बहुत आवश्यक है। तो आलू को निकालने के बाद आप 4-5 दिन उसको छाया में छोड़ दीजिए, ताकि वो उचित तापमान सारा उसके सामान्य तापमान के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेगा। हाँ, तो उसकी जो डोरमेंसी वो टूट जाएगी। डोरमेंसी टूटने के बाद उसके लिए आप जो बीज का उपचार हम करते हैं, उसमें हम एक M45 से डाइथेन M45 से उपचार कर सकते हैं, और एक हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड एक हमारा आता है, तो उससे भी हम उसका उपचार कर सकते हैं। लगभग 50 ग्राम से उस सारे बीज को हम उस घोल में डाल के 50 ग्राम के घोल में 100 लीटर पानी के अंदर, उसमें से अगर आलू को आप निकाल देते हो, एक बार ड्रिप करके बाहर निकाल लेते हो और फिर थोड़ी देर उसको सुखा के और उसकी बिजाई करते हो, तो उससे बीज उपचार कर सकते हैं। तो उससे जो बीज के जनित जो हमारे रोग होते हैं वो उससे हमारे कंट्रोल हो जाते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खाद की मात्रा का क्या हिसाब किताब रखें किसान भाई? कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें? खाद का मैं जैसे बताना चाहूँगा आपको कि अगर मैं जिला कुरुक्षेत्र की, क्योंकि मैंने शाहबाद क्षेत्र में काफ़ी दिन तक काम किया है, और वहाँ के जो फार्मर की प्रैक्टिसेस हैं और जो हमारे वैज्ञानिक सिफारिशें हैं, उनमें बहुत भारी अंतर देखने को आता है। जैसे कि अगर मैं वैज्ञानिक सिफारिश की बात करूं और किसान की अडॉप्शन की बात करूं, तो मैंने कई जगह देखा किसान भाई 5-5, 6-6 बैग जो हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के प्रति एकड़ जो है आलू की पैदावार लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अधिक है। वो बात मुझे नहीं समझ में आई कि वो किसान भाई इतना अधिक उस DAP का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो मेरे समझ से बाहर की बात है। लेकिन जहाँ तक वैज्ञानिक सिफारिश की जहाँ तक बात है, आलू का जो ज़मीन की जो टाइप है, भिन्न भिन्न राज्यों के अंदर हम भिन्न भिन्न प्रकार की सिफारिशें करते हैं जी। तो भिन्न भिन्न सिफारिशों के अलग, ये जो मैं सिफारिशें हैं जो हम आलू के लिए फास्फोरस की इतनी मात्रा चाहिए, पोटाश की इतनी मात्रा चाहिए, नाइट्रोजन की इतनी मात्रा चाहिए, तो वो राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो जहाँ तक हमारे क्षेत्र की बात है, तो हमें खाद डालने से पहले, उस खेत की तैयारी करने से पहले हमें 10-15 टन जो है गोबर की अगर हमारे पास सड़ी खाद हो तो हमें उस खेत में डाल देनी चाहिए। उसके बाद लगभग हमें 2 कट्टे लगभग उसमें ये लगाइए आपके 50 किलो फास्फोरस के आसपास लगभग, और 40 किलो नाइट्रोजन के आसपास जो है, और लगभग 30 किलो पोटाश की हमें प्रति एकड़ आवश्यकता होती है। ये खेत की तैयारी के दौरान, खेत की तैयारी के दौरान डालनी होती है। इसमें उसके बाद जो बाद में हमने जैसे मैंने बताया कि लगभग 50 किलो शुद्ध फास्फोरस जी, और लगभग 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन। तो 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन जो है वो हमें बेसल डोज में डाल देनी चाहिए, और पोटाश भी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम डाल देना चाहिए जी। तो ये तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आलू की बिजाई पे या दूसरी जड़ वाली सब्जी, परंतु मुख्य फसल हमारी आलू की है, तो बहुत सी बातों का जिक्र आपने कराया, जैसे उनकी किस्में क्या हो, मिट्टी की कैसी हो, उर्वरकों का क्या ध्यान रखें, बीज उपचार या बीज की मात्राएं। तो जाहिर है किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हुए जो आलू की बिजाई करेंगे तो अपने खेतों से एक अच्छी पैदावार आलू की ले सकेंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे
एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज का हमारी बातचीत का विषय था आलू व अन्य जड़ वाली फसलों की बिजाई। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार, जो उपमंडल कृषि अधिकारी कुरुक्षेत्र में है। उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी वीरेंद्र की राम राम।